हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग बैंकिंग पे कुछ एमसीक्यू करेंगे और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैंने आपको बताया था सारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, बैंकिंग के अंदर हमने सारी डिस्कशन किया था। तो इन दो टॉपिक पे आज हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एमसीक्यू की 4th क्लास होगी। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को शाम को 4 बजे हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और एवरी मंडे शाम को 7 बजे हम लोग इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के जितने भी वीकली करंट अफेयर होते हैं उनको पढ़ते हैं। दोनों ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और इकोनॉमी की एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए क्रिएट कर दी है, जहां पे 34 वीडियोस आपको मिलेंगी। आप लोग अपने बेसिक कंसेप्ट्स वहां से क्लियर करके एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। तो एक फुल फ्लेजेड कोर्स जो है आप लोगों को फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं बता दूं, जो हमारी ईयर बुक है जिसके अंदर जनवरी से दिसंबर तक के 2022 की जितनी भी न्यूज है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हमने कर दी है। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इंडेक्स रैंकिंग, फाइनेंस की न्यूज, इकोलॉजी, एनवायरमेंट की न्यूज, जितने भी मृत्यु हुई एक साल में, जितने भी जन्म हुए, जितने भी अवार्ड्स हुए, वो सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई है। अगर आप उसकी हार्ड कॉपी चाहते हो या सॉफ्ट कॉपी चाहते हो तो आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा परचमक्लासेस.in पर। ठीक है, और अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हो तो आपको कहाँ जाना है, परचमक्लासेस.in पे। अगर आपको हार्ड कॉपी पे जाना है तो हार्ड कॉपी के लिए आप लोग जाएंगे परचमस्टोर.in पे। ठीक है, हार्ड कॉपी फॉर परचमस्टोर.in और सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको परचमक्लासेस.in पे जाना है और उससे पहले आपको परचम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये बुक जो है वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। एक बैच हमारा सोल्ड आउट हो चुका है। अब भविष्य के लिए जितनी भी बुक्स जिसको चाहिए वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी शिपिंग जो है वो हमारी 28 फरवरी से शुरू हो रही है। शिपिंग कब से शुरू होगी? 28 फरवरी से हमारी शिपिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। पहला बैच जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिखाया, थैंक यू सो मच। और अब दूसरे बैच की बुक्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई जा रही है। 28 फरवरी से उसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और जिस दिन शिपिंग शुरू होगी यानी 28 फरवरी से हफ्ते से लेके 10 दिन तक का समय आप लोगों के घर तक इस बुक को पहुंचने में लगेगा। ठीक है, कुछ कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज के अंदर आप लोगों को एक कोर्स मिलेगा जो बिल्कुल नया है, एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, जिसके अंदर पूरी जनरल अवेयरनेस कवर की जा रही है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमारी पूरी टीम मिलकर इसको बना रही है। और एक इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल होगा परचम ऐप पर, जो मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का। ये भी रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा। दोनों ही बैचेस पे 10% के ऑफ के लिए आपको फाइल 10 कोड यूज करना है टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो अब हम अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको क्या मिलता है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अ टर्म लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए? आप किस ऋण को, सावधि ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की समय अवधि क्या है? मतलब कि कितने दिन के बाद आप किसी खाता संख्या को, आप किसी अकाउंट नंबर को कहोगे ये तो एनपीए हो गया? कितने दिन के इंतजार के बाद, कितने दिन की ड्यू डेट के बाद? तो हमें पता है कि 90 दिन के बाद हम किसी भी अकाउंट को क्या कहेंगे, ये अकाउंट एनपीए हो गया है, मतलब अभी ऐसा एसेट बन गया है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये नॉन एग्रीकल्चर के लिए है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए है। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए एनपीए को काउंट करने का तरीका क्या है, उस पे भविष्य में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्रीकल्चर के लिए आ गया। ये कह रहा है कितने क्रॉप सीजन के इंतजार के बाद, अगर आप अपना पैसा, ऋण जो आपने लिया है कृषि के लिए, वो आप नहीं चुका रहे हो, तो कितने क्रॉप सीजन के बाद हम उसको एनपीए कहेंगे? ठीक है, तो कृषि के समय में यानी कि कृषि वाले लोन के लिए, एग्रीकल्चरल लोन के लिए हम 2 क्रॉप सीजन तक इंतजार करते हैं। अगर 2 क्रॉप सीजन तक भी अगर कोई अपना पैसा वापस नहीं चुका रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो अमाउंट है वो एनपीए घोषित हो जाए। ठीक है, वो एनपीए घोषित हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स टू बी टर्म्ड एज एनपीए? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए भी हम कितने समय का इंतजार करते हैं एनपीए को घोषित करने में? तो वहां पे भी हम 2 क्रॉप सीजन का इंतजार करते हैं
कि 2 क्रॉप सीजन के बाद हम देखेंगे कि भाई कितना समय हो गया है, ठीक है, कितना समय हो गया है, और हम लोग देखेंगे कि इसको एनपीए कब घोषित करना है। 2 क्रॉप सीजन के बाद हम किसी खाते को एनपीए घोषित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। आपको यहाँ 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको इसमें से करेक्ट छांटनी है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है। पहला कह रहा है कि आरबीआई जो है 1935 में नेशनलाइज हुआ था, बिल्कुल गलत। आरबीआई 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ है, ठीक है, मतलब 100% इसके शेयर भारत सरकार ने खरीदे हैं। पहले केवल 4% शेयर ब्रिटिश इंडिया के थे और 96% शेयर जो है वो लंदन की यानी ब्रिटेन के लगे हुए थे। लेकिन 1 जनवरी 1949 को हमने क्या किया कि सारे के सारे शेयर हमने खरीदे और आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। पहली स्टेटमेंट गलत है। जहां एक दिख रहा है काट दो, आंसर तो वैसे ही आ गया। तो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आपने एलिमिनेट किया एक ऑप्शन और आंसर आपको मिल गया। यूपीएससी की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको ये मेथड बहुत मदद करेगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आरबीआई के पास जो ऑनलाइन पेमेंट को रेगुलेट करने की पावर है वो कौन से एक्ट से मिली है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से। ये बात बिल्कुल सही है। जितनी भी ये गूगल पे है, फोन पे है, जितने भी ये पे वे हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हो, नेफ्ट का, आरटीजीएस का, ये सब जो आरबीआई रेगुलेट कर पाता है, तो ये शक्ति कहाँ लिखी हुई है उसकी, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में लिखा हुआ है कि आरबीआई रेगुलेट कर सकता है। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहते हैं। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है व्हाट आर द फंड्स दैट आर सेट असाइड बाय द बैंक्स एज फ्रैक्शन टू द लोन नोन एज। आपने मान लीजिए ये एक बैंक है, इस बैंक ने क्या किया, इस बैंक ने एक्स रुपए लोन में किसी को दे दिए। अब क्या पता ये लोन वापस आएगा नहीं आएगा, कहीं डूब गया तो। इसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, वाई रुपीज जो है बैकएंड में रख देते हैं। वाई रुपीज बैकएंड में रख देते हैं कि अगर पैसा नहीं आया तो मैं इसका कंपनसेशन यहां से निकाल लूंगा, जो मुझे लॉस होगा उसकी रिकवरी मैं यहां से कर लूंगा, ठीक है। तो भाई जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपके मैथ्स के 2 चैप्टर वीक है, ठीक है, आपके मैथ्स के 2 चैप्टर वीक है। आप क्या करते हो कि मैं ऐसा करता हूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस मुझे ना अच्छे से आता है, मुझे एवरेज नहीं आता और मुझे जो है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन नहीं आता, ठीक है, मेरे दो टॉपिक वीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस मेरा अच्छा है। मैं क्या करूंगी, मैं यूं करूंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस को इतने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लूंगी कि यहाँ की चीजों को मैं कंपनसेट कर लूंगी अपने इस टॉपिक से, कि एक भी क्वेश्चन में यहाँ का छोड़ूंगी ही नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से बैंक क्या करता है कि अगर ये पैसा नहीं आया वापस तो वाई रुपीज में से मैं अपना पैसा जो है वो निकाल लूंगा। तो इस वाई रुपए को क्या कहेंगे, जो आपने बैकएंड में पैसा रखा है उसको क्या कहेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसको प्रोविजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोविजनिंग। तो आंसर क्या आएगा, सी, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि कोई पैसा अगर एनपीए घोषित हो गया, ठीक है, उस ऋण को क्या कहते हैं जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए रहता है। भाई एनपीए हो गया है, अब आप एनपीए में 12 महीने और जोड़ रहे हो, ठीक है, 12 मंथ्स तक वो पैसा एनपीए ही पड़ा है, उसकी किस्तें आ ही नहीं रही है और 1 साल हो गया है। तो उस पैसे को, उस अकाउंट को अब आप क्या कहोगे, उस अकाउंट को हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। अब सब स्टैंडर्ड एसेट के बाद भी अगर 1 साल हो गया है तो हम उसको क्या कहेंगे कि बंदा डाउटफुल लग रहा है, तो डाउटफुल एसेट कहेंगे। डाउटफुल एसेट में भी अगर टाइम लग गया 1 साल का, भाई 1 साल तक डाउटफुल ही पड़ा है, तो हम उसको लॉस एसेट कह देते हैं। ये सारी कैटेगरी मैंने आपको वीडियो में समझाई है, प्लेलिस्ट में जाना और एनपीए वाला सेशन देखना। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज स्पेशली लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट बैंक्स इन रिकवरी ऑफ बैड लोन्स। कौन सा कानून ऐसा है जिसको बैंक्स में स्पेशली इसीलिए बनाया है कि जितने भी एनपीए या बैड लोन्स होते हैं उनको रिकवर किया जा सके। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नो, कंपनी एक्ट नहीं, इनकम टैक्स एक्ट नहीं, सरफेसी एक्ट जो है वो ऐसा एक्ट है जिसमें आपका रिकवरी के लिए ही स्पेशली इस कानून को बनाया है, जिसमें हम जो भी उन्होंने मोर्टगेज रखा है उसको नीलाम कर देते हैं, ठीक है, उसकी ऑक्शनिंग कर देते हैं। ये सरफेसी कानून था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर कॉज फॉर सीरियस कंसर्न फॉर बैंक। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बैंकों के लिए गंभीर चिंता का कारण है। इतनी शुद्ध हिंदी में घुसोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसको एनपीए कहो। एनपीए गंभीर चिंता का कारण है। इन ऋणों को गैर निष्पादित क्यों कहते हैं, इनको नॉन परफॉर्मिंग क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं इनको नॉन परफॉर्मिंग। भाई एनपीए का मतलब
नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है ही क्या, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक सिंगर है, ठीक है, मैं सिंगर में एग्जांपल लूं, मेरी फेवरेट श्रेया घोषाल है, ठीक है, श्रेया घोषाल है। अब श्रेया घोषाल को मैंने स्टेज पे चढ़ा दिया कि आपको आज परफॉर्म करना है, ठीक है। वो अगर सिंगिंग कर रही है, उसने अगर कोई गाना गाया, तो मैं क्या कह रही हूँ, श्रेया इज परफॉर्मिंग, है ना, वो परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर वो स्टेज पे जाके खड़ी हो गई और सिंग नहीं कर रही है, गाना नहीं गा रही है, मैं क्या कहूंगी, वो परफॉर्म नहीं कर रही, नॉट परफॉर्मिंग, श्रेया इज नॉट परफॉर्मिंग। मतलब जो उसका काम था वो अगर नहीं कर रही है तो हम क्या कह रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रही है। इसी तरीके से कोई बैंक है, उस बैंक ने किसी को लोन दिया, क्यों दिया लोन, ताकि उसका ब्याज कमा सके, उसका इंटरेस्ट कमा सके। अब अगर इस लोन पे, लोन का काम क्या है, इंटरेस्ट करो, इंटरेस्ट कमवा के देना, ठीक है। अगर उस लोन पे इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा, प्रिंसिपल मिल ही नहीं रहा, हम क्या कहेंगे, ये लोन परफॉर्म ही नहीं कर रहा। यानी एक ऐसा मनी हो गया जो नॉन परफॉर्मिंग है, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि हम उसको नॉन परफॉर्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि रिकवरी ऑफ बैंक फंड्स आर डिफिकल्ट, हम वो पैसा रिकवर करने में डिफिकल्टी फील करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन अकाउंट्स पर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता ही नहीं, मतलब वो आता ही नहीं है इंटरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है। बैंक हैव टू मेक प्रोविजन, इन पैसों के लिए बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है बैलेंस शीट के अंदर, मतलब कुछ पैसा अलग से निकाल के रखना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इन तीनों के ही कारण हम किसी भी एसेट को नॉन परफॉर्मिंग कहते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बैंक रिस्क, इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो बैंक रिस्क से रिलेटेड है। डिपॉजिट रिस्क है क्या, नो। बैंक का फंड रिस्क है क्या, नहीं। एनपीए, यस, ये बैंक के लिए एक रिस्क है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है, सिडबी का पूरा नाम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब बना, ये कब बना था, 1990 में बना था, है ना, 1990 में बना था। कहाँ बना था, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो आंसर क्या आएगा, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। छोटी छोटी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए ये लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दो स्टेटमेंट्स दिख रही हैं और दोनों में से करेक्ट आपको छांटनी है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके डिपॉजिट की लिमिट 2 लाख पर पर्सन पर ईयर है, ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है। जो पेमेंट बैंक है उसकी है ये लिमिट, तो पेमेंट बैंक पे लिमिट लगी होती है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। एनआरआई कैन नॉट डिपॉजिट मनी इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी गलत है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में एनआरआई डिपॉजिट कर सकते हैं, पेमेंट बैंक में एनआरआई डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, हम क्या लगाएंगे, नीदर वन नो टू, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला पार्शली मैनेज्ड इंडियन बैंक कौन सा था, जिसको आधा हमने संभाला था आधा अंग्रेजों ने, ये कौन सा था, ओध कमर्शियल बैंक। मैंने कैसे याद करवाया था, मैंने ओध से आधा याद करवाया था। और ये कहां बना था, 1881 में बना था। कहां पे, फैजाबाद में बना था। फैजाबाद कहां, जिसको आज के दिन आप अयोध्या के नाम से जानते हो, जिसको यूपी के अंदर हम जानते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब बना है आपको पता है, 1955 में बना है। पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में 1894 में बना था, ये पहला कंप्लीटली ओन्ड इंडियन बैंक था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 कलकत्ता में बना था, और ये भारत का पहला बैंक था, ये भारत का फर्स्ट बैंक था, ठीक है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो पार्शली मैनेज था ओध कमर्शियल बैंक, तो आंसर क्या आएगा, बी, ओध कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, आपको दो स्टेटमेंट दिख रही है और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है, इनकरेक्ट यानी जो गलत है उसको छांटना है। सरफेसी जो है वो प्राइवेट बैंक्स पर भी लागू होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने प्राइवेट बैंक से लोन लिया है और आप लोन को नहीं चुका रहे हो, तो सरफेसी कानून से आपकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, जो भी मॉर्टगेज आपने रखा है, ये बात बिल्कुल सही है। एस फोर ए था ना, सस्टेनेबल एसेट था, मैंने समझाया था। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे एनपीए को रिकवर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसने कहा है कि इनकरेक्ट छांटिए, ये तो दोनों ही करेक्ट है, यानी इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है कि इनमें से कौन एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, एक होते हैं स्टैंडर्ड एसेट,
ठीक है। और फिर एक होते हैं एनपीए। एनपीए के अंदर कैटेगरी थी सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। फिर कौन सा था, डाउटफुल एसेट। फिर कौन सा था, लॉस एसेट, ठीक है। तो लॉस एसेट, डाउटफुल, सबस्टैंडर्ड, ये तो तीनों कैटेगरी है, बट टेंजिबल एसेट कोई कैटेगरी नहीं है। आंसर क्या आएगा, डी, टेंजिबल एसेट। क्वेश्चन नंबर 15, दो स्टेटमेंट आपको दिख रही है और आपको करेक्ट बताना है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ऑन एनपीए पर। जो राष्ट्रपति एनपीए को लेके अध्यादेश जारी करता है उसके बारे में सही बताना। It empowered the RBI to enforce expeditious resolution of NPA of banks. भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों के शीघ्र समाधान को लागू करने का अधिकार दिया है। भाई जो आरबीआई है, जो ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है एनपीए पे जो आया है, वो आरबीआई को पावर देता है कि आप बैंक्स को कहो कि एनपीए को सॉल्व करे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, द प्रोविजन ऑफ द बैंक्रप्सी कोड हैव बीन लिंक्ड टू द बैंकिंग रेगुलेशन। जो बैंक्रप्सी कोड का जो प्रोविजन होता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, जिसके अंदर आपको 270 डेज के अंदर रिजोल्यूशन करना होता है, जिसके अंदर आपको एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मिल रहा था। मैंने आपको बताई थी ये पूरी बात, एक बार प्लेलिस्ट पे जाके देखना। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है, लिंक्ड है, बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही बताया हुआ है कि कौन कौन से बैंक्स पे बैंक्रप्सी कोड लगेगा, तो ये वहां से लिंक है। तो आंसर क्या आएगा, सी, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है कि जिन एसेट्स का आपने रीपेमेंट पीरियड एक्सटेंड कर दिया, भाई ठीक है, तुम 2 साल में पैसा नहीं दे पा रहे हो, तुम 7 साल में दे देना, कोई बात नहीं। 4% पे नहीं दे पा रहे, 1.5% ब्याज के हिसाब से दे दो, पर दे तो दो। आपने उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया, ऐसे एसेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे एसेट को हम रीस्ट्रक्चर्ड एसेट कहते हैं। हमने उस एसेट को रीस्ट्रक्चर कर दिया, या तो उसका टाइम बढ़ा के, या फिर उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके, रिड्यूस करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स द नीड फॉर हायर लेवल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ बैंक। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के उच्च स्तर की आवश्यकता पैदा करता है। हायर लेवल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ बैंक। बेसल 3 नॉर्म्स, यस, बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है जहां पे मीटिंग हुई थी 60 देशों की, और वहां पे यही कहा था कि हर बैंक को अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा रखना पड़ेगा। जितनी भी लोन की डिमांड है उस हिसाब से हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा रखते हैं। अगर एसेट ज्यादा रिस्की जा रहा है, भाई हमें ऐसा लग रहा है कि देना भी पड़ेगा पर रिस्क है वापस आए ना आए, अगर वो एसेट रिस्की ज्यादा होता जा रहा है तो भी हमको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, डी इसका ऑप्शन है। क्या आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझते हो? मैंने आपको ये पहले भी बताया था, इसको ये कहते हैं कैपिटल रिस्क टू एसेट रेशियो। कैपिटल रिस्क टू एसेट रेशियो इसको ये कहते हैं। भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने एक तो किसी किसान को लोन दे दिया, आपने एक स्टूडेंट को लोन दे दिया, और एक आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन दे दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन दे दिया, इसको भी 100 रुपीज दिए, इसको भी 100, इसको भी 100। तो आप मुझे यूं बताओ इसमें से कितना लोन ऐसा है जो बहुत रिस्की है? किसान का लोन बहुत ज्यादा रिस्की है, इसके पास ज्यादा कुछ होता भी नहीं और ये पूरा सीजन पे डिपेंड करता है। फिर स्टूडेंट का पैसा रिस्की है, पता नहीं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, इसका पैसा रिस्की नहीं है। रिस्क जितना बढ़ता जाएगा आप अपने कैपिटल में यानी बैकएंड में उतना ज्यादा पैसा जोड़ के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको ही हम कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। जितना ज्यादा आपने लोन दिया, जितनी ज्यादा एसेट की क्वालिटी रिस्की होती गई, और ये जो फॉर्मूला है ये 9%, 12% जो है ये भारत सरकार ने कहा है, और 9% जो है ये बेसल 3 नॉर्म्स में कहा था कि इस रेशो को हर वक्त 9% मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, तीनों ही जगह इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 18, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। ये बैंक की कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू रिस्क वेट एसेट रेशो, ठीक है। आपका रिस्क वेट कितना है और बैंक की कैपिटल कितनी है, इसके रेशो को हम CAR कहते हैं। 18 का आंसर जो है वो ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपको दो स्टेटमेंट दिख रही है और आपको करेक्ट बतानी है। यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू डायरेक्ट द RBI टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इनिशिएट द NPA रिजोल्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो RBI को कहे कि आप एक
कुछ अच्छे समाधान निकालने की कोशिश करें एनपीए को रिजोल्व करने के। स्टेटमेंट नंबर 2, ओनली द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द आरबीआई टू टेक नेसेसरी स्टेप। सिर्फ प्रेसिडेंट ही आरबीआई को डायरेक्ट कर सकता है कि आप एनपीए रिजोल्यूशन के कुछ स्टेप उठाइए, ये बात गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी, या मैं कहूं भारत सरकार के अंदर कोई कानून बना के भी आरबीआई को ऐसा कहा जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा? ओनली वन। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों को बताना है स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग जो है उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, एसडीआर को लेके करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एसडीआर बैंक्स which have given loans to a corporate borrower have the right to convert the full or part of their loan into equity share। क्या इसके अंदर ऐसा होता है क्या? भाई मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है, बैंक ने इस कंपनी को पैसा दे रखा है, लोन दे रखा है, और ये कंपनी वापस नहीं चुका पा रही, तो हम क्या कहेंगे? इस लोन के पैसे की जगह तू वापस नहीं कर रहा ना ऐसे कर कि इतने रुपए के मुझे तेरी कंपनी के शेयर दे दे। ऐसा हो सकता है क्या इसमें? The existing promoters are discontinued to hold majority stake in distressed company। और जो इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, मतलब जो इस कंपनी के मालिक लोग हैं, उनके शेयर जो है वो बैंकों को दे दिए जाते हैं और उसका मालिक बदल जाता है, मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो बदल जाती है। बैंक के कुछ अधिकारी उसकी मीटिंग्स में जाके बैठेंगे। क्या ये एसडीआर होता है क्या? ठीक है, तो आपको बताना है सही क्या है। मैंने ये सब जो है कोर्स में भी बहुत डिटेल में समझाया था, और मैंने ये सब जो है आपको यूट्यूब पे भी बताया हुआ है। तो इसका आंसर आपको बताना है। मैं वेट करूंगी एसडीआर को लेके इस आंसर का, आप क्या आंसर करते हो कमेंट सेक्शन में बताना, और आउट ऑफ 20 तुम्हारे कितने बन रहे हैं वो भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।